Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is CA अंजलि भक्कड़ और हम लोग एग्जामिशन चैप्टर का रिवीजन देख रहे थे सीए इंटर जीएसटी का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विस तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, इससे आगे का देखेंगे फटाफट फटाफट। लेट्स फिनिश दिस चैप्टर रिवीजन। ओके, हम लोग देख रहे थे कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट की गई है। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस विद और विदाउट accompanied belongings। कौन सी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कब एग्जम्प्ट की गई है देखते हैं। सच सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर। एयर मतलब थ्रू प्लेन, थ्रू एयरप्लेन इन इकोनॉमी क्लास। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, एयर इन इकोनॉमी क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन। एम्बार्किंग फ्रॉम का क्या मतलब है, यहां से स्टार्ट हो रहा है या टर्मिनेट मतलब एंड। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, एक तो स्टार्ट हो रहा है या प्लेन लैंड हो रहा है। कहा? एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये क्या हो गए? ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो गए। अगर कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या फिर बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ये एक अलग से इंक्लूड किया गया है। अगर कोई भी प्लेन से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जा रही है, कहाँ से कहाँ तक? अगर कोई भी प्लेन जो है स्टार्ट हो रहा है या लैंड हो रहा है, कहा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल में जो बगडोरा है वहां से स्टार्ट हो रहा है या वहां कोई प्लेन लैंड हो रहा है। और वो सर्विस कौन सी क्लास में दी जा रही है? इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास बिजनेस क्लास वालों के लिए नहीं। बिजनेस क्लास में से अगर कोई ट्रेवल कर रहा है थ्रू प्लेन तो वहां जीएसटी लगेगा। इकोनॉमी क्लास अगर है तो सर्विस जो है आपकी एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। ये हो गया ए। बी हम देखेंगे, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस other than radio taxi for transport of passengers excluding tourism, conducted tour, charter और हायर। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगर कोई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यहाँ से क्या हटा दिया? टूरिज्म। टूरिज्म इंक्लूडेड नहीं है। टूरिज्म के अलावा अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है कैसे? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज से, जो कि नॉन एसी है, तो आपकी जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट रहेगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टेट कैरेज है, कोई स्टेज कैरेज है अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज अगर कोई है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम बी एंड सी। कौन सा? बी, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज, both shall apply to services supplied through an e-commerce operator and notified under section 9 subsection 5 of CGST Act। लोग क्या बोल रहे हैं? अगर अगर ये जो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या नॉन एसी स्टेज कैरेज, इनसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है तो एग्जम्प्ट है। अगर लेकिन ये कोई आप ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई इको के थ्रू अगर ये सर्विस प्रोवाइड की गई तो वो एग्जम्प्ट है क्या? नहीं, वो टैक्सेबल है। अपन ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि इस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। ये हो गए आपके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की एंट्री नंबर 15। नेक्स्ट एंट्री नंबर 16 क्या बोलती है? एंट्री नंबर 16 से अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, थ्रू एयरप्लेन,
सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट व्हाट वेयर आरसीएस जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है वहां से अगर स्टार्ट हो रहा है प्लेन या वहां प्लेन लैंड हो रहा है एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू एनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, कौन सा किसको सर्विस दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये सर्विस दी जा रही है, जहां जहां आप कंसिडरेशन ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ गैप फंडिंग, अगर आपके कोई गैप है वो गैप फंडिंग के लिए आप कंसिडरेशन ले रहे हो किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपकी जो सर्विस है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आपने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। हाउ एवर नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years from date of commencement of operation of RCS airport as notified by Ministry of Civil Aviation। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो सर्विस एग्जम्प्ट है, ये जो सर्विस एग्जम्प्ट है ये कब एप्लीकेबल नहीं रहेगी, नथिंग शैल अप्लाई टू ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑपरेशन एट आरसीएस, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाले एयरपोर्ट है जब से वहां ऑपरेशन शुरू हुए, सपोज आज से, टुडे इज 18 May 2026, अगर आज से ऑपरेशन स्टार्ट हो गए तो आज से लेके 18 मई 3 साल की 27, 28, 29, 2029 तक, अगर इसके बाद ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years अगर कोई सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो फिर सर्विस एग्जाम नहीं रहेगी, मतलब ये 3 साल तक की ही वैलिड है, उसके बाद टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, कौन दे रहा है, बाय रेलवे, जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है, किससे किससे किससे, फर्स्ट क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच, अगर कोई रेलवे से जो सर्विस दे, कोई रेलवे है कोई ट्रेन है वो सर्विस दे रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, लेकिन लेकिन अदर देन व्हाट, अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी कोच में ट्रैवल करोगे तो वहां आपको जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अगर रेलवे सर्विस दे रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की अदर देन फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी कोच में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। कोई मेट्रो है, कोई मोनोरेल है या कोई ट्रैमवे है, अगर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं तो इट इज एग्जाम। अगर कोई इनलैंड वाटरवेज मतलब इनसाइड इंडिया ओनली, इनसाइड इंडिया अगर इनलैंड वाटरवेज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है देन इट इज एग्जाम, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिज्म को हटा दो, टूरिज्म के अलावा अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, सर्विस इज एग्जाम। अगर कोई मीटर्ड कैब्स है या जो ऑटो रिक्शाज होते हैं या इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज है यहाँ इंक्लूड किया गया है, इफ दीज आर प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देन द सर्विस इज एग्जाम, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखें ट्रेन से नॉन एसी और फर्स्ट क्लास नहीं रहना चाहिए, अगर फर्स्ट क्लास कोच है या एयर कंडीशन कोच है तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा। ठीक है, अगेन सेम, हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस इन आइटम ई अबव, कौन सा, मीटर कैप वाला, shall apply to service supplied through e-commerce operator and notified under section 5 of section 9 of CGST Act। क्यों 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 ये, क्योंकि यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा और जो टैक्स है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। जो मीटर कैब ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा वाली जो सर्विस है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है वो दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, हायरिंग ऑफ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज,
बाय फर्म्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क। कोई एक फर्म है, इसने हायर किया है, क्या हायर किया है? नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अपन ने क्या देखा था? जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है, वो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट होती है। अगर कोई फर्म है, उसने हायर किया नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, किसके लिए? उसके एम्प्लॉइज के लिए, जिनको वो टू एंड फ्रॉम फर्म जो है, फ्रॉम वर्क जो है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। Exemption under entry number 15 would apply to passenger transport service by non-air conditioned contract carriage where transportation takes place over predominated route on a predetermined schedule. प्रीडिटरमाइंड रूट और प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल मतलब पहले से ही रूट डिसाइडेड रहना चाहिए कि यहाँ से प्लेस नंबर ए से वर्क प्लेस तक ट्रेवल किया जाएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जाएगी। और प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल की मंडे टू सैटरडे ये जो है सर्विस दी जाएगी। ठीक है, दिस एग्जम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल where contract carriage is hired for a period of time during which carriage is at disposal of service recipient and the recipient is thus free to decide manner of usage। अगर सपोज मैंने कोई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हायर किया और मेरे पास राइट है, क्या राइट है? कि मैं इसका जो रूट है वो डिटरमाइन कर सकती हूँ। मेरे पास राइट है कि रूट डिटरमाइन कर सकती हूँ, मतलब रूट जो है, शेड्यूल जो है वो प्री डिटरमाइन नहीं है, तो फिर ये जो एग्जाम्पशन है ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको यहाँ जीएसटी देना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है जो कि प्री डिटरमाइंड रूट और प्री डिटरमाइंड शेड्यूल से चल रहा है, तो ही एग्जाम्पशन अवेलेबल है। हेंस अगर कोई फर्म ने एम्प्लॉइज के लिए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हायर किया है, देन द सर्विस इज एग्जाम्प्ट, क्योंकि प्री डिटरमाइंड रूट भी है, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल भी है। ठीक है, अब देखेंगे हम गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऊपर हमने देखा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन सी एग्जम्प्ट है, नीचे हम देखेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन सी एग्जम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड और बाय इनलैंड वाटरवेज। आप चाहे रोड से जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, चाहे इनलैंड वाटरवेज से जाओ, आपकी सर्विस एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर कोई रोड से जीटीए है या कुरियर एजेंसी है, कोई रोड से जीटीए है या कोई कुरियर एजेंसी है, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है, तो ये जो है ये टैक्सेबल है। अंडर व्हाट? अंडर आरसीएम। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है थ्रू रोड और थ्रू इनलैंड वाटरवेज, इट इज एग्जम्प्ट। लेकिन अगर रोड से कोई जीटीए या कोई कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट की, वहां पे जीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ फॉलोइंग गुड्स। अगर ये जो स्पेसिफाइड गुड्स है, ये अगर आप कोई ट्रेन से या कोई वेसल से, ये स्पेसिफाइड गुड्स, सिर्फ ये जो 6 गुड्स है, ये अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, तो वो जो है एग्जम्प्ट रहेगी वो सर्विस। कौन से 6 है आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिलीफ मटेरियल्स, कौन से रिलीफ मटेरियल्स के? कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी हो गई है या कोई मैनमेड कैलेमिटी हो गई है और वहां के जो लोग हैं उनको इंजरी हो गई है, उनके लिए, उस एक्सीडेंट के लिए, उस मिसहैप के लिए, वो विक्टिम्स जो वहां के हैं उनके लिए अगर कोई रिलीफ मटेरियल लेके जाया जा रहा है, किससे? एक तो रेल से या तो फिर वेसल से, तो वो जो सर्विस रहेगी वो एग्जम्प्ट रहेगी। सेकंड, अगर कोई डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा रहे हैं थ्रू रेल और थ्रू वेसल, तो सर्विस इज एग्जम्प्ट। अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स है विच इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, एग्जम्प्ट। कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप लेके जा रहे हो थ्रू रेल और थ्रू वेसल, एग्जम्प्ट।
मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एक्सेट्रा नेसेसरी वाले आइटम्स हो गए ये एग्जाम। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर रेल से या वेसल से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इट इज एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी जीटीए सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है वो क्या सर्विस प्रोवाइड किया, जो जीटीए है उसने क्या सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो एग्जाम रहेगी। अपन ने देखा था, मैं आपको एक कर दूं, जीटीए में आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर जीटीए ने खुद ने बोला कि मैं टैक्स पे करूंगा, मैं टैक्स पे करूंगा, कौन से रेट पे? 12% पे जीटीए टैक्स पे करता है। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल रहेगा, जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। ये जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है, अगर इनका, इन गुड्स का जीटीए जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है, तो तो जो सर्विस रहेगी वो एग्जम्प्ट रहेगी, उस पे ना ही आरसीएम ना ही फॉरवर्ड चार्ज कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कौन सा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, मतलब ये कौन? नेसेसरी वाले जो आइटम्स है ये वो हो गए। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर मैगजीन्स विच इज रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, रिलीफ मटेरियल्स फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सेम है, अगर आप देखोगे सेम पॉइंट है। अगर आप रेल से या वेसल से इन प्रोडक्ट्स का, या फिर कोई जीटीए है जो इन प्रोडक्ट्स का ये कर रहा है, इन गुड्स का ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, देन द सर्विस विल बी एग्जाम। ठीक है, गुड्स कैरेज का क्या मीनिंग है वो दिया हुआ है। ठीक है, अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड सीटीपी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स, अगर कोई जीटीए है और वो जो जीटीए है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग व्हाट? अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो जो सर्विस होती है वो एग्जम्प्ट होती है, एक्सेप्ट फॉलोइंग रिसिपिएंट्स: फैक्ट्री, सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड बॉडी, कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी। ये रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम चैप्टर में हमने पढ़ा था। या फिर कोई रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको अगर सर्विस दी जा रही है तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, टैक्स पे करना पड़ेगा। इनके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको 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 अगर कोई भी सर्विस जीटीए प्रोवाइड करेगा तो वो जो सर्विस रहेगी वो एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज, किसको? गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज को। अगर इन तीनों में से किसी को भी जीटीए सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। विच, अगर अगर ये जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अगर ये गवर्नमेंट एजेंसीज ने या ये गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ हो, तो और जीटीए इनको गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हो तो सर्विस वुड बी एग्जम्प्ट। ठीक है, जीटीए कौन होता है वो दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन अ माइनिंग एरिया बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड विद द ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो रेंटिंग ऑफ ट्रक्स होता है एंड अदर फ्रेट व्हीकल्स विद द ड्राइवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज द सर्विस ऑफ रेंटिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स operator and not service of transport of goods by road. Consequently, it is not eligible for exemption under एंट्री नंबर 18। ये लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज मैं ए बी, ठीक है, मैं कोई जीटीए हूँ, मैं कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ और मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या है, एंट्री नंबर 18 में एग्जम्पशन अवेलेबल है।
ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ट्रक रेंट पे दे रहे हो, कोई ट्रक आप रेंट पे दे रहे हो, क्यों यूज करने के लिए किसी को, तो ये जो है विद द ड्राइवर यहाँ पे ड्राइवर को इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर आप किसी को ये रेंटिंग सर्विस दे रहे हो तो ये कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं हो गई, ये एक रेंटिंग सर्विस है और इट विल बी टैक्सेबल, इस पे एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट। क्रक्स यही है। ठीक है, अगर कोई आप रेंटिंग सर्विस दे रहे हो, ट्रक रेंट कर रहे हो इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वहां टैक्स लगेगा, वो कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है बाय दैट जीटीए। कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, कौन सी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जम्प्ट की गई है जीएसटी से, हम देखेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, नोट्स और एडवांसेस so far as consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card services। ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई कोई डिपॉजिट दे रहे हो या कोई लोन दे रहे हो या कोई एडवांस दे रहे हो, कोई लोन, कोई डिपॉजिट, कोई एडवांस, इसका जो कंसिडरेशन है, इसका जो इसका जो कंसिडरेशन है, वो एक तो आपके इंटरेस्ट के फॉर्म में है या डिस्काउंट के फॉर्म में है। इंटरेस्ट या डिस्काउंट के फॉर्म में आप कंसिडरेशन ले रहे हो, क्यों? आप क्योंकि किसी को लोन दे रहे हो, किसी को डिपॉजिट दे रहे हो या किसी को एडवांस दे रहे हो। एक बात याद रखना, अगर अगर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज का है, इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज का है, तो देन दैट इज टैक्सेबल, वो एग्जाम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज इज नॉट एग्जाम। ठीक है, अदर देन दैट, अगर आप कुछ एक्सटेंडिंग ऑफ लोन, डिपॉजिट्स या एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर ले रहे हो, द सर्विस इज एग्जाम, उस पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट, अगर आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो फॉरेन करेंसी का, सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स द बैंक और ऑथोराइज्ड डीलर्स, द सर्विस इज एग्जाम। ठीक है, services provided by a banking company to basic saving bank deposit account holders under प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसके इस स्कीम के अंडर अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, वो BSBD मतलब जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, देन द सर्विस इज एग्जाम्प्ट, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक, जो एक्वायरिंग बैंक है, अगर कोई सर्विसेज एक्वायरिंग बैंक दे रहा है इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं अगर कोई एक्वायरिंग बैंक है, कोई भी पर्सन को सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है, सेटलमेंट amount up to ₹2000 in a single transaction transacted through credit, debit card और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। अगर कोई कोई कार्ड से पेमेंट सर्विस किया हुआ है, कोई कार्ड से पेमेंट किया हुआ है, और जो अक्वायरिंग बैंक है वो आपको सर्विस दे रही है कि अप टू 2000 रुपीज वो क्या कर रही है, अमाउंट सेटल करके आपको दे रही है, तो इनकी जो सर्विस है ये एग्जाम्प्ट मान ली जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंटरमीडियरी है या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विस एसईजेड विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर स्टेटस टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इन करेंसीज अदर देन आईएनआर। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं अगर कोई इंटरमीडियरी है या कोई फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, कहाँ दे रहा है, जो जो लोकेटेड इन मल्टी सर्विस एसईजेड, मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर कोई इंटरमीडियरी या लोकेटेड है या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है इन मल्टी सर्विस एसईजेड, कौन सी सर्विस वो दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है वो सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज
इन करेंसीज अदर देन INR। INR को हटा के, इंडियन रुपीज जो है उसको हटा के, अगर वो कोई इंडिया के अलावा जो दूसरी करेंसीज है उन करेंसीज में अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन, इंटरमीडियरी या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है जो मल्टी सर्विसेज में, देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट, कोई भी करेंसी में हो अदर देन व्हाट, INR। ठीक है, कुछ इलिस्ट्रेशन है जो एंट्री नंबर 27 में है, वो याद ही है, वो आप पढ़ सकते हो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू RBI वुड बी टैक्सेबल। कोई कमर्शियल बैंक है, अगर वो RBI को कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, देन सच सर्विस इज टैक्सेबल, उस पे GST लगेगा। ठीक है, ये ना, ये कुछ छोटे 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 पॉइंट्स है जो यू कैन रीड, और आपको, मैं रिवीजन लेक्चर है इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इनको रीड करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन रीच आउट टू मी, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वी विल सी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज होती है, कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस देता है वो सर्विस एग्जम्प्ट होती है। अगर अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आर्मी को या नेवल को या जो एयर फोर्स होते हैं उनको 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 उनके जो ग्रुप इंश्योरेंस फंड होते हैं उनके मेंबर्स को अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है तो द सर्विस इज एग्जम्प्ट। अगर कोई नेवल ग्रुप है, नेवल ग्रुप मतलब जो नेवी वाले लोग होते हैं, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है, अगर वहां से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस दी जा रही है उन्हीं के मेंबर्स को, देन द सर्विस इज एग्जाम। ठीक है, अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस फंड दे रहा है उनके ही मेंबर को अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ कंसर्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, किन के लिए उनके जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, अगर उनको ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस दी जा रही है देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट। ठीक है, और अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम, ये जो स्कीम्स है, ये जो स्कीम्स है, इनमें अगर इन स्कीम्स में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस दी जा रही है देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग दिया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस देख लिया, अब देखते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस। ये जो स्कीम्स है, ये जो ए से लेके M, N से लेके R, ठीक है, ये जो इतनी सारी स्कीम्स है, इतनी सारी स्कीम्स है, इन स्कीम्स के, इसमें से कोई भी स्कीम के अंडर, इन स्कीम्स में अगर कोई जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस दी जा रही है देन सच सर्विस इज एग्जम्प्ट, उस पे GST नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस स्कीम्स स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 35 और 36 और 40, अगर कोई री इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, कोई री इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, देन सच सर्विस इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। ठीक है, अगर कोई सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल अकाउंट फंड, मोटर व्हीकल अकाउंट फंड जो है, अगर यहाँ कोई इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, किसे देगा अगेंस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योर आउट ऑफ प्रीमियम्स कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट। ये हो गए आपके जनरल बिजनेस इंश्योरेंस सर्विस। अब हम देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज है, अगर उन्होंने उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की देन सच सर्विस वुड बी एग्जाम, उस पे GST नहीं लगेगा। कौन सी स्पेसिफाइड बॉडी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन,
कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, ये जो स्पेसिफाइड बॉडीज है, अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनकी जो सर्विसेज होती है वो सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। जो पेंशन स्कीम्स होती है, कलेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, कलेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, और कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई भी पेंशन स्कीम है उसमें आप कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विस या फिर अटल पेंशन योजना में कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विस, देन सच सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर अब नेक्स्ट देखेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट, पीएफ इज बिजनेस फैसिलिटेटर और पीसी जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। ठीक है। सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है और बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, टू किसको देगा? बैंकिंग कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर कोई बैंकिंग कंपनी को जो कि रूरल एरिया ब्रांच में जिसके अकाउंट्स है उनको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट। अगर कोई एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन इन एंट्री ए, अगर कोई इंटरमीडियरी है जो सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर। कौन सी सर्विस? ए में, जो ए में कौन सी सर्विस? अकाउंट्स रिलेटेड टू रूरल ब्रांच एरिया। अगर कोई इंटरमीडियरी बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, सच सर्विस इज एग्जम्प्ट। ठीक है। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक रूरल एरिया में है, उसको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा देन सच सर्विस इज एग्जम्प्ट। अंडरस्टूड? ठीक है। अब ऊपर हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट देखी थी जहां हमने देखा था कौन सी सर्विस गवर्नमेंट ने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जाम। अब हम देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, कौन सी सर्विस आपकी गवर्नमेंट को प्रोवाइड की तो वो एग्जाम मानी जाएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है। फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलए इज लोकल अथॉरिटी, यूटी इज यूनियन टेरिटरी। अगर आप फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी सर्विस? प्योर सर्विस का क्या मतलब है? सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस वहां पे इंक्लूडेड है एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप प्योर सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, जहां 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 जो सप्लाई ऑफ गुड्स है इट इज नॉट मोर देन 20% ऑफ वैल्यू से कॉम्पोजिट सप्लाई। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आप प्योर सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को, मतलब सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं, या फिर चलो आपने कोई कंपोजिट सप्लाई किया लेकिन उसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो टोटल कंपोजिट सप्लाई से 25 टोटल कंपोजिट सप्लाई से 20 लेस देन 25% रहना चाहिए, तो अगर ये वाली सर्विसेज आप किसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो देन सच सर्विसेज एग्जाम। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ, कौन सी सर्विसेज? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर कोई स्लम इम्प्रूवमेंट या फिर स्लम अपग्रेडेशन। अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो देन योर सर्विस इज एग्जाम, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई फेयर प्राइस शॉप्स है वो गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अगेंस्ट कमीशन और मार्जिन। ये जो फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं?
ये लोग गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या सर्विस? सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, जो ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स है, इनको इनको गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जो फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं, ये गवर्नमेंट से एक मार्जिन लेते हैं और क्या सर्विस देते हैं कि ये लोग जनरल पब्लिक को नेसेसरी प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो टोटल प्रीमियम पे कर रही है, टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, तो वो वाली इंश्योरेंस स्कीम वाली जो सर्विस है, दैट सर्विस इज एग्जम्प्ट। ठीक है, अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां जहां 75% या उससे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है उस प्रोग्राम का वो गवर्नमेंट ने बॉन्ड किया हो, क्या बोल रहे हैं, जो वो प्रोग्राम का टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है, वो टोटल एक्सपेंस का ग्रेटर देन इक्वल टू 75% गवर्नमेंट ने बॉन्ड किया हुआ हो, अगर ऐसी कोई सर्विस है आप गवर्नमेंट को दे रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड, तो वो सर्विस एग्जाम मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर टोटल एक्सपेंडिचर जितना है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 75% गवर्नमेंट ने पे किया हो। ठीक है, कुछ इश्यूज है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है। देखते हैं, एमसीडी इज रिसीविंग द सर्विस सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी for upkeep of their office. The issue which arose is consideration was whether such service received by them are exempt or not. लोग क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, अगर कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, कोई फैसिलिटी को मैनेज करने की सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है, किसको किसको किसको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसको एमसीडी भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्या है पढ़ते हैं। द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल, फर्नीचर वगैरह वगैरह फॉर अपकीप ऑफ ऑफिस ऑफ whom MCD are not supplied in relation to performing any functions entrusted to municipality under 243W. Such services are not covered under scope of entry serial number 3A. ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस होती है, जो जो आप एमसीडी के ऑफिस को प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो है ये कोई म्यूनिसिपैलिटी या कोई पंचायत को आप सर्विस दे रहे हो, ऐसा नहीं है, तो ये जो है ये नहीं कवर है एंट्री नंबर 3A में, हेंस दिस इज नॉट एग्जम्प्ट, दिस इज नॉट एग्जम्प्ट, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल सी लीजिंग सर्विस। लीजिंग सर्विसेज, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये लीजिंग सर्विसेज क्या है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इनको इनको एक मिनट सॉरी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको लीजिंग सर्विस देती है। कौन सी लीजिंग सर्विस एग्जम्प्ट है, क्या शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्प्ट है, नहीं नहीं, जो लॉन्ग टर्म लीज होती है, जो लॉन्ग टर्म लीजिंग सर्विस है, लॉन्ग टर्म लीज कौन सी है, जो ग्रेटर देन 30 इयर्स, अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी को लीज पे दे रही है, लीजिंग सर्विस दे रही है, लॉन्ग टर्म लीज दे रही है जो कि 30 ईयर से ज्यादा रहती है, तो इसके अगेंस्ट जो अपफ्रंट अमाउंट होता है, इसके अगेंस्ट जो अपफ्रंट अमाउंट होता है, जिसको सलामी कॉस्ट भी बोलते हैं या प्रीमियम भी बोलते हैं, ये सब भी है, ये सब गवर्नमेंट जो है रिसीव करेगी, किससे, इस इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो ये जो सर्विस है, जो लीजिंग सर्विस है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है, लॉन्ग टर्म लीजिंग सर्विसेज, उसके अगेंस्ट जो भी अपफ्रंट अमाउंट सलामी कॉस्ट है वो ले रही है, दिस सर्विस इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, दिस सर्विस इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। क्या शॉर्ट टर्म लीज, क्या शॉर्ट टर्म लीजिंग
सर्विस एग्जम्प्ट है? नहीं। जो शॉर्ट टर्म लीजिंग सर्विस रहेगी वो टैक्सेबल रहेगी, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। जो कुछ एक्सप्लेनेशन है डिटेल में और कुछ कंडीशंस है जिस यू कैन रीड रिवीजन लेक्चर में। मैं ज्यादा बहुत डिटेल में जाऊंगी नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं लीगल सर्विसेज। ठीक है। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, कौन प्रोवाइड कर रहा है और किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो सर्विस है वो एग्जाम मानी जाएगी। अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है किसी भी पर्सन को अदर देन बिजनेस एंटिटी को हटा दिया। अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस, लीगल सर्विस, देन सच सर्विस इज एग्जाम, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर किसका ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, सीनियर एडवोकेट को हटा दिया। अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट्स है, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है, किसको सर्विस देगा, बिजनेस एंटिटी को विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, sorry for this, business entity को with an aggregate turnover up to such an amount in preceding financial year as it make eligible for exemption from registration under CGST Act। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट्स है या फिर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट को हटा दिया गया है। ठीक है। अगर ये लोग लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, एक बिजनेस एंटिटी को, एक बिजनेस एंटिटी को जो कि लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं है, किसको, ये बिजनेस एंटिटी को, तो जो वो लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। अगर कोई सीनियर एडवोकेट है लीगल सर्विस दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी और कोई गवर्नमेंट एंटिटी, अगर सीनियर एडवोकेट इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सच सर्विस इज एग्जम्प्ट, लीगल सर्विस। ठीक है। Legal services provided by partnership firm of advocates or individual as an advocate other than senior advocate to another advocate or partnership firm of advocate providing legal service। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक 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 कोई फर्म है, एडवोकेट की फर्म है या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट को हटा दिया, ये कोई दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट्स या कोई दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन सच सर्विस इज एग्जाम। ठीक है। अगर कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है स्पोर्ट्स इवेंट्स की, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन वेयर द participating team or individuals represent any district, state, zone और a country। अगर कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, कौन है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या इसी का कोई एफिलिएटेड फेडरेशन है, जो जहां पे जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स है, जो पार्टिसिपेट कर रही है टीम्स में, या जो भी इंडिविजुअल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी कंट्री को, किसी स्टेट को या कोई भी एक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसी जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज स्पोर्ट्स इवेंट्स की, दे आर एग्जम्प्ट। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है या स्कूल गेम्स फेडरेशन है ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल है फॉर टीफ या फिर पैरामिलिक कमिटी ऑफ इंडिया है या फिर स्पेशल ओलंपिक भारत है, ये लोग अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट इज एग्जम्प्ट। अगर कोई सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर स्पोर्ट्स बोर्ड है, एग्जम्प्ट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। ये जो है एबीसी,
ये एबीसी क्या 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 एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स की विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ABCDE, देन द सर्विस इज एग्जम्प्ट, इस पे जीएसटी नहीं लगता। कुछ स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है, कौन सी स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज एग्जम्प्ट रहती है? एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कौन? कोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया हो, कोई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, कोई कोई अवार्डिंग बॉडी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर कोई असेसमेंट एजेंसी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है किससे? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर कोई ट्रेनिंग बॉडी है एक्रेडिटेड विद द अवार्डिंग बॉडी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जो कि अप्रूव्ड है बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये लोग अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन सी सर्विस? स्किल स्किल डेवलपमेंट सर्विस अगर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, या फिर कोई नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, देन द सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई सर्विस है ऑफ असेसिंग बॉडी एम्पनल्ड सेंट्रली बाय डीजी ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, अगर कोई असेसिंग बॉडीज है जो कि एम्पनल्ड है सेंट्रली, एम्पनल्ड है सेंट्रली, सर्विस जो ये देंगे असेसिंग बॉडीज, ये सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, कहा अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY, अगर इस स्कीम के अंडर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है तो वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जो सर्विस दे रहे हैं, दैट सर्विस इज एग्जम्प्ट, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री नंबर 78 क्या बोलता है? अगर कोई सर्विस दे रहा है कोई आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर, if the consideration charged for such performance is not more than 1,50,000 rupees, this exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एंट्री नंबर 78 क्या बोलती है? कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, वो अगर कोई फोक या कोई क्लासिकल आर्ट फॉर्म कर रहा है, कोई फोक या कोई क्लासिकल आर्ट फॉर्म कर रहा है इन रिलेशन टू म्यूजिक डांस और थिएटर, इन रिलेशन टू म्यूजिक डांस और थिएटर, फोक या क्लासिकल, देखो यहाँ पे वो जो आपका हिप हॉप डांस फॉर्म है या जो भी वो एक्सेट्रा जो वेस्टर्न कल्चर्स है, सिर्फ क्लासिकल फोक को इंक्लूड किया गया है। फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो है इन रिलेशन टू म्यूजिक, इन रिलेशन टू डांस, इन रिलेशन टू थिएटर, कोई आर्टिस्ट जो है परफॉर्म कर रहा है और कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है। कंसिडरेशन जो है इट इज नॉट मोर देन, इट इज नॉट मोर देन 1,50,000 rupees, कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 1,50,000 rupees, तो जो सर्विस ये आर्टिस्ट देगा, जो सर्विस ये आर्टिस्ट देगा वो सर्विस एग्जाम मान ली जाएगी अगर ये आर्टिस्ट किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, और ब्रांड एम्बेसडर होने के लिए अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो कोई म्यूजिक डांस थिएटर परफॉर्म कर रहा है, क्लासिकल या फिर फोक, अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है फिर भी, लेकिन अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है देन सच सर्विस इज नॉट एग्जम्प्ट, उसको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करके दे रहा है। इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स 1,50,000 एंटायर कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, अगर 1.5 लाख से ऊपर, सपोज 2 लाख लिया तो क्या 50,000 पे जीएसटी लगेगा? नहीं, पूरे 2 लाख पे जीएसटी लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड।
फर्दर ऑल द एक्टिविटीज बाय आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म, जो वेस्टर्न म्यूजिक डांस है, जो मॉडर्न थिएटर्स है, इन फिल्म्स टेलीविजन वुड बी टैक्सेबल। सिमिलरली एक्टिविटीज इन स्टिल आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग जो होते हैं, दे आर ऑल्सो टैक्सेबल। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक, थिएटर, डांस रिलेटेड टू फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, जहाँ 1.5 लाख से कम कंसिडरेशन लिया गया है आर्टिस्ट ने, और वो किसी ब्रांड एम्बेसडर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम नहीं कर रहा है किसी के लिए, देन सच सर्विसेज एग्जाम्ड। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी म्यूजियम में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, एडमिशन टू मतलब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, म्यूजियम, कोई नेशनल पार्क, कोई टाइगर रिजर्वेशन है, कोई जू है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन सच सर्विसेज एग्जाम, जो आपको एडमिशन दे रहा है वहां पे सच सर्विसेज एग्जाम। एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, मुझे सपोज कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाना है, जो हाँ मुझे वो लेके जाएगा जो इंसान, वो जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है, सच सर्विस इज एग्जाम, उस पे जीएसटी नहीं लगता। राइट टू एडमिशन, राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, अवार्ड फंक्शन कोई है, या कोई कॉन्सर्ट है, कोई पेजेंट है, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, और या फिर कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट में आप जा रहे हो तो वहां टैक्स लगेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट नीचे इंक्लूड कर दिया, ठीक है, यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सी में एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर बी में टैक्स लग भी रहा है तो, या कोई प्लानिटेरियम में आप जा रहे हो, वेयर द कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन एज रेफर्ड इन ए बी सी और डी इज नॉट मोर देन 500 रुपीज पर पर्सन। 500 रुपए से पर पर्सन, 500 रुपए पर पर्सन कम आपका जो टिकट है, कहा काय के लिए, कोई सर्कल, कोई डांस, सर्कस डांस, कोई अवार्ड फंक्शन, कोई स्पोर्ट इवेंट, कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट, कोई प्लानिटेरियम, ए बी सी डी, आपका जो टिकट है वो लेस देन 500 रुपीज पर पर्सन लेना चाहिए, तो ही आप सर्विस एग्जाम मानी जाएगी। 500 रुपए से ज्यादा अगर है तो सर्विस टैक्सेबल रहेगी। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे दिया है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन सी है वो यहाँ पे दिए, इनके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी रहेगी वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहेगी। ठीक है, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो अगर कौन सी सर्विस दी तो सर्विस आपकी एग्जाम मानी जाएगी, वो देखते हैं। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेट बॉडी या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution as a trade union for the provision of carrying out activity which is exempt from GST, या फिर up to amount 7,500 per month per for sourcing of goods or service from a third person to common use for of its members or housing society for residential complex। क्या बोल रहे हैं, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड है, कोई भी लॉ में रजिस्टर्ड होगा नहीं, अगर वो खुद के मेंबर्स को, अगर वो खुद के मेंबर्स को सर्विस दे रही है, कौन सी सर्विस, रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, रीइंबर्स कर रही है चार्जेस को या कंट्रीब्यूशन में शेयर दे रही है एज अ ट्रेड यूनियन, या फिर कोई एक्टिविटी कैरी करने के लिए, कोई एक्टिविटी कैरी करने के लिए जो कि जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है, उसके लिए, या फिर इनके अलावा 7,500 रुपीज तक का पर मंथ सोर्स कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, कौन, नॉन प्रॉफिट एंटिटी या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू इट्स मेंबर्स इज एग्जैक्ट, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ engaged in activity relating to welfare of industrial और एग्रीकल्चर लेबर, अगर कोई वेलफेयर या एग्रीकल्चर लेबर जो है उनके वेलफेयर के लिए या फिर
promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment. इनके लिए अगर कोई सर्विस ये दे रहा है कौन, ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, द सर्विस इज एग्जम्प्ट, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। टू इट्स ओन मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू अमाउंट ऑफ 1000 पर मेंबर पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है, जीएसटी एग्जम्पशन ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अगर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो कोई सर्विस दे रही है, उस पर जीएसटी का एग्जम्पशन क्या है वो देखेंगे। स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मंथली मेंटेनेंस बिल raised by society on its members would be excluded while computing aforesaid monthly limit of 7500। ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड रहनी चाहिए, देखो एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यू मतलब जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो, उनका एनुअल टर्नओवर कितना है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस क्या है वो सोसाइटी के, और एग्जम्प्ट है या नहीं है, केसेस एक एक पढ़ते हैं। इसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, इसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, मतलब अगर मोर देन 20 लाख है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जब इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और मेंटेनेंस चार्जेस जो ये कलेक्ट कर रहा है खुद के मेंबर्स से वो 7500 से ज्यादा है, तो क्या एग्जम्प्ट है, नहीं, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इस सर्विस को। लेकिन अगर 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 सोसाइटी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया है, लेकिन मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 से कम है तो आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना, आपकी सर्विस एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। सेकेंड केस, जहां सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी नहीं है, उसका टर्नओवर लिमिट ही क्रॉस नहीं हुआ है, 20 लाख से कम है, भले ही उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, भले ही 7500 से ज्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो टर्नओवर लिमिट है ये 10 लाख है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। कुछ अदर एग्जाम सर्विस है, देखो ये जो सर्विस है अदर एग्जाम सर्विस है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, एक बार आप पढ़ लो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि क्या है। थोड़ी सी लिस्ट लंबी है अदर एग्जाम सर्विस की, पढ़ लोगे ना, आपको रिवीजन लेक्चर अगर आप देख रहे हो एंड इफ यू विल रीड दिस अदर एग्जाम सर्विसेज बाय योर ओन वंस यू विल गेट इट, डेफिनेटली आपको वो ध्यान में आ जाएगा। रिवीजन लेक्चर में मैं अदर एग्जाम सर्विस स्ट्रेच नहीं करूंगी, जो इम्पोर्टेंट थे वो सारी सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज मैंने आपको करवा दी है ड्यूरिंग रिवीजन ओनली। ठीक है, जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनोरोरियम टू गेस्ट एंकर्स, ये अदर सर्विस का पार्ट है, ये देख लीजिए। पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी और लेविट शॉर्ट लेविट एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस, ये हमने पहले भी देख लिया है, क्या है, अगर गवर्नमेंट को, अगर नीचे देखते, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में कोई जनरल प्रैक्टिस चल रही है, जहां पे क्या जनरल प्रैक्टिस है, जो सप्लायर है एक तो वो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा है, जीएसटी ले ही नहीं रहा है, या तो फिर शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी कर रहा है। शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी कम ले रहा है, उसको 100 रुपीज ऑफ जीएसटी कलेक्ट करना था, उसने किया ही नहीं, या तो फिर उसको 100 रुपीज ऑफ जीएसटी कलेक्ट करना था, उसने 80 रुपीज ही कलेक्ट किया, शॉर्ट लेवी किया। तो अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये जनरल प्रैक्टिस है मार्केट में चल रही है, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पे कितना हुआ, 20 रुपीज का, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो, या
पूरा की पूरा जीएसटी, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये मार्केट में जनरल प्रैक्टिस चल रही है। दिस कंप्लीट्स दिस कंप्लीट्स योर रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 एग्जाम्पशंस एंड फ्रॉम जीएसटी। कौन सी सर्विस एग्जाम की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ये नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने मॉड्यूल को आपका इतना बड़ा चैप्टर जो है, सिर्फ इतना बड़ा चैप्टर जो है, मैंने सिर्फ 27 पेजेस में आपको कवर करके दे दिया है। देखो, मैं चाहती तो ये सारा चैप्टर में एक चार्ट फॉर्म में भी डाल सकती थी, लेकिन आप सीए इंटर लेवल पे सिर्फ चार्ट अगर पढ़ोगे ना, सिर्फ चार्ट पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इन एग्जाम। आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फॉर्म ही नहीं कर पाओगे स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये नोट्स पढ़िए, चार्ट के पीछे या बहुत ही कोई शॉर्टकट है उसके पीछे मत जाइए, थोड़ी सी डिटेल्ड है, थोड़ी सी डिटेल्ड है। आप मस्त आराम से एग्जाम से पहले इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बहुत प्यारी नोट से फ्रीली आपको दे रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।